नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। हम लोग आज मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र, जिसका मतदान 20 मई को होना है, उसकी समीक्षा करते हैं। यह ज़िला नॉर्थ बिहार का यानी गंगा के उस पार का सबसे महत्वपूर्ण ज़िला है और विभाजन के उपरांत, राज्य के विभाजन के उपरांत इसको कमर्शियल कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ बिहार भी बोलते हैं। व्यवसाय का बहुत बड़ा हब है। सूता पट्टी से लेकर सोने चांदी के कारोबार से लेकर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत फैला हुआ शहर है, घनी आबादी है। इस शहर का अपना राजनीतिक इतिहास भी है, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर और एलपी शाही तक और श्यामनंदन सहाय से लेकर दिग्विजय नारायण सिंह तक पुराने दिग्गज के नाम आते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस बिहार के मूलतः निवासी नहीं थे, लेकिन इनका कर्मभूमि, इनका राजनीतिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर और बिहार रहा। ट्रेड यूनियन के नेता से लेकर और एक प्रखर आंदोलनकारी, एंटी कांग्रेस स्टैंड आदि ने जॉर्ज फर्नांडिस को न सिर्फ एक प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर, बल्कि दुनिया में एक पहचान दिलाई। फर्नांडिस साहब यहाँ से, जॉर्ज साहब यहाँ से 77 में, 80 में, 89 में, 91 में, 2004 में यहाँ से चुनाव जीते। जॉर्ज साहब नीतीश कुमार के राजनीतिक मेंटोर भी रहे। उन्हीं के नेतृत्व में समता पार्टी बनी थी, लेकिन उनका अंत समय बहुत ही दुखद, कष्टप्रद और आइसोलेटेड रहा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ही डाइड अनमॉर्न्ड एंड अनलेमेंटेड डेथ। उनकी मृत्यु के समय उनके पास कोई नहीं था। और ये नीतीश कुमार का राजनीतिक चरित्र कहें कि इनको जिन जिन लोगों ने इनके खराब समय में साथ दिया, धीरे धीरे सबको इन्होंने ख़त्म कर दिया। जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह, बांका वाले दिग्विजय सिंह, ब्रह्मानंद मंडल, कर्पूरी ठाकुर के प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे लक्ष्मेश्वर साहू, पीके सिन्हा, अरुण कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, शरद यादव, इस सभी को बारी बारी से उन्होंने राजनीतिक रूप से समाप्त कर दिया। बहरहाल विवेचना का विषय यह नहीं है। जॉर्ज साहब के बाद यहाँ जयनारायण निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद 2009 में चुनाव जीते। इसके बाद उनके पुत्र लगातार 2 बार 14 और 19 में अजय निषाद भाजपा से चुनाव जीते। जब 24 के पहले, 2024 के पहले बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया था, जिसके आधार पर कई सिटिंग एमपी के टिकट काटे गए, तो उसमें अजय निषाद का भी नाम आ रहा था। चूँकि परफॉर्मेंस वाइज इनकी स्थिति बहुत ख़राब रही, कोई बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन ये नहीं रहे। हालांकि उपस्थिति इनकी 93% रही। मात्र 34 सब्जेक्ट में इन्होंने डिबेट में हिस्सा लिया, 184 क्वेश्चन पूछे, लेकिन इनकी उपलब्धता और सिवाय इसके ये नाम भजते रहे कि हम सहनी के बहुत बड़ा चेहरा हैं, और इसी नाम पर इनका काम चलता रहा। मुजफ्फरपुर शहर के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इनके नाम कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है नहीं, इसलिए इनके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी था और कदाचित यही कारण था कि बीजेपी ने इनको टिकट से महरूम कर दिया। बहरहाल राजनीति में जैसा होता है, ये भाग दौड़ किए और लास्टली कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस से इनको टिकट मिल गया। बीजेपी ने यहाँ एक चिकित्सक को टिकट दिया है। वैसे रहने वाले ये सकरा मुजफ्फरपुर, इनके एफिडेविट के हिसाब से इनका पता है राजभूषण चौधरी, लेकिन वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि ये पेशे से चिकित्सक हैं। इनका रोसड़ा में एक बहुत बड़ा नर्सिंग होम भी है, संभवतः इनकी पत्नी भी चिकित्सक है। बहरहाल वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक अपेक्षाकृत नया चेहरा है
जिस पर बीजेपी ने दांव लगाया, ये भी सहनी समाज से आते हैं। यद्यपि ये एक मतलब अजीब विडंबना है कि विगत 3-4 बार से सहनी का ही वहाँ पर लगातार चुनाव जीतना और वो सारा चीज़ करना, जबकि एक समय था कि मुजफ्फरपुर भूमियार समाज के लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था। एलपी शाही, हेमंत शाही, बीना शाही, रघुनाथ पांडे, ये सब वैसे महत्वपूर्ण चेहरे थे। मुन्ना शुक्ला, छोटन शुक्ला, भुटकुन, एक समय में मुजफ्फरपुर गैंगवार के लिए जाना जाता था और यहीं से ब्रिज बिहारी एक नाम उभरा था, वो भी बिहार सरकार में मंत्री रहे। उनकी हत्या हो गई। उनकी पत्नी शिवहर से लास्ट टाइम सिटिंग अभी एमपी हैं, इस बार उनको टिकट नहीं मिला, रमा देवी को। बहरहाल अब यहाँ चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। अजय साहनी के खिलाफ बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन इन्होंने पार्टी बदल दी, अब कांग्रेस से आ गए। और कांग्रेस क्या सोचकर वहाँ टिकट इनको दी है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, सिवाय इनके कि साहनी हैं और काफ़ी दिनों से राजनीति में सक्रिय हैं, इनका अपना फ्रेंड फॉलोइंग है, साहनी का ठीक ठाक वोट भी है वहाँ। लेकिन इनके खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है। और जो रैंक एंड फाइल है कांग्रेस का, तो कोई काडर स्ट्रॉन्ग है नहीं, आप सब लोग जानते हैं। बिहार में सभी जिलों के इनके जिला अध्यक्ष भी नहीं हैं, प्रखंड अध्यक्ष और बाकी चीज़ों को तो आप छोड़ दीजिए। तो इनका नैया तो आरजेडी के सहारे ही पार होता है, उस एडजस्टमेंट के तहत ही मिला होगा। सामान्यतः बिहार में एक परसेप्शन है राजनीतिक गलियारों में कि कांग्रेस का यहाँ टिकट आरजेडी सुप्रीमो के कहने से मिलता है। तो आरजेडी के कैंडिडेट्स, आरजेडी के रैंक एंड फाइल में भी, उनके कार्यकर्ता में भी एक सामंजस्य का अभाव है कि अचानक से कोई आदमी पैराशूट होकर कल तक जिसका हम विरोध कर रहे थे आज उसके समर्थन में कैसे खड़ा हो जाए। तो ये बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। तो अब सिर्फ एक चीज़ की मोदी के अगेंस्ट जिसको जाना है या आरजेडी राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ जिसको जाना है, उसी का इनके पास सहारा है। अन्यथा इनके नाम में वैसा कुछ नहीं है जिसको ये बताया जा सके कि इनके कारण कोई वोट मिलेगा। मैंने लगातार कई दिनों से इस संबंध में अपना सर्वेक्षण किया, अपने सूत्रों से भी बात की, इनके बारे में बहुत ही नेगेटिव ख्यालात हैं वहाँ। लेकिन तेजस्वी और राहुल गांधी और एंटी बीजेपी, ये सारे चीज़ मिलकर इनको फिर फ्रेम में ला दिया है, यानी इस कॉन्टेस्ट में ला दिया है। वहीं बीजेपी ने एक नए चेहरे पर भरोसा किया है। पेशे से चिकित्सक बताए जाते हैं, पैसे से भी बड़े धनी हैं और स्वाभाविक रूप से आज की तारीख में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि चुनाव अब पैसे के बल पर ही लड़े जाते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर, अगर टोटल फैक्टर न भी हो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मैंने एक समीक्षा में बताया था कि कदाचित बेगूसराय का कैंडिडेट ही एकमात्र ऐसा कैंडिडेट है कि जिसके पास धन के नाम पर लगभग कुछ नहीं था। और ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि आज के तारीख में कोई व्यक्ति बगैर धन के कैसे चुनाव लड़ रहा है। तो इनके पास धन की अच्छी खासी ताकत है और बीजेपी का एक बहुत बड़ा मोहरा है। नरेंद्र मोदी की सभाएं जिन जगहों पर हुई है, और अभी 20 तारीख को चुनाव होना है, कदाचित कुछ रैलियां और हो जाए। 13 तारीख को इन जगहों पर, सारण में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, इन जगहों पर मोदी जी की रैली प्रस्तावित है। और इन सभाओं में उन्होंने मुख्य रूप से 5 चीज़ों पर अटैक किया है। पहला, आरजेडी का कथित जंगल राज। दूसरा, आरजेडी सुप्रीमो का वो बयान जिसमें उन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही है, ये बहुत ही बूमरैंग करने वाला है, क्योंकि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाज़त नहीं देता है और मोदी जी ने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से लपक लिया है। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। इसका मतलब ओबीसी का जो रिजर्वेशन का कोटा था उसको छीन लिया, उस पर डकैती कर दे। तीसरा, राम मंदिर का भी मुद्दा उठा। चौथा,
70 साल से अधिक के लोग जो हैं वृद्ध, उनको अगले शासनकाल में फ्री में इलाज की व्यवस्था का उन्होंने ऐलान किया। और पाँचवा, सारी कल्याणकारी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, चाहे किसान बीमा योजना हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, और एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलाकर और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, महिलाओं को खास करके उन्होंने एड्रेस किया, कहा कि ये वही आरजेडी है और कांग्रेस है जिन्होंने पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल को फाड़कर फ्लोर पर फेंक दिया था और महिलाओं का अपमान किया था। और हम लोग नए संसद भवन में प्रवेश करने के बाद पहला बिल जो पास किया वह है महिला के आरक्षण का। तो इन 5-6 प्लैंक पर मोदी जी ने वोटर को साधने की कोशिश की है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इसका प्रभाव भी पड़ा होगा। वैसे 20 तारीख को चुनाव के बाद रुझानों से पता चल पाएगा कि इसका क्या असर है, लेकिन यहाँ यदि ये कहा जाए कि इस बार बीजेपी का पलड़ा 19-20 नहीं तो 19.5-20 तो ज़रूर है, क्योंकि अजय निषाद का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड और दल बदलने के कारण ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं में समन्वय का अभाव, ये सारी चीज़ें उनके खिलाफ जा रही है। लेकिन यदि युवाओं में तेजस्वी को लेकर के, नौकरी को लेकर के जो उत्साह है, और मुस्लिम मतदाताओं में, अब वो संशय की सोच लीजिए स्थिति, पिछले चुनाव में जहां मुस्लिम मतदाताओं ने इसको यह सोच करके वोट नहीं दिया होगा कि ये बीजेपी का है, इस बार उसको ये सोच कर कैसे वोट देगा कि ये कांग्रेस का है। बहरहाल ये सारी चीज़ें अंडर करेंट है। मुजफ्फरपुर अपने वोटिंग और अपने वोटिंग में चौंकाने वाले आंकड़े देने के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है। इसलिए ये देखना होगा कि 20 तारीख को चुनाव में ऊंट किस ओर करवट लेता है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।